एक जंगल में रानी चिड़िया अपने बेटे और पति के साथ रहती थी। एक दिन सनी अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे बाहर ले जाइए। सनी के पापा, सनी और मैं यही नदी की तरफ जा रहे हैं। मैं यहीं पर ही हूँ, आप दोनों जल्दी से आ जाना और अपना ध्यान भी रखना। सनी अपनी मम्मा के साथ नदी के पास जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी? हाँ सनी बेटा, मेरी मम्मा मुझे यहीं पर पानी पिलाने के लिए लाया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। क्या आपकी मम्मा आपसे प्यार करती थी? हाँ बेटा, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्या आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना आपकी मम्मा आपसे करती थी? हाँ बाबा, हाँ, जितना मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी उससे ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ बेटा। जब मैं छोटी थी बिल्कुल आपकी तरह ही अपने माँ से सवाल किया करती थी। सनी और चिड़िया इसी तरह से बात कर रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और सनी को अपने मजबूत पंजों में उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया को मौका ही नहीं मिलता सनी को उस चील से बचाने का। वो तो रोने लग जाती है। मेरा सन्नी, मेरे बेटे को बचाओ कोई, वो चील मेरे बेटे को उठाकर ले गई है, वो मार देगी मेरे बेटे को वो मार देगी। फिर वो वापस अपने घर जाती हैं। वो उठाकर ले गए जी, मेरे बेटे को चील लेकर गई, वो मेरे सनी को मार देगी। कुछ कीजिए सनी के पापा, कुछ कीजिए वरना वो चील हमारे बच्चे को मार देगी। क्या? ये क्या हो गया? मैं बचाऊंगा अपने बेटे को। आप शांत हो जाओ रानी, वो चील अभी नहीं खाएगा हमारे बेटे को। मेरे पिताजी कहा करते थे कि चील अपना शिकार रात को खाते हैं। अब क्या करें हम, वो चील तो बहुत शक्तिशाली है। चलो हम दूसरे पक्षियों के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगकर कोई योजना बनाते हैं। वो दोनों पति पत्नी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, आप घबराइए मत, हम सब मिलकर किसी तरह से हमारे सनी को बचा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू और सुंदरी के पास जाते हैं, वही कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलो उन दोनों के पास जाते हैं। चारों मिलकर कौवों के पास जाते हैं। कौवा और कव्वी अपने घर के बाहर ही खड़े हुए थे। सुंदरी बहन, मेरी सनी को बचा लो, सुंदरी बहन मेरे सनी को बचा लो, वो चील मेरे बेटे को मार देगी। क्या सनी को चील उठाकर ले गई है? हाँ सुंदरी, हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा, अगर देर हो गई तो सनी को चील खा लेगी। कालू, आज मेरा साथ दो। आज मेरे बेटे को चील उड़ाकर ले गई है, कल किसी और पक्षी को उड़ाकर ले जाएगी वो जालिम चील। वो चील बूढ़ी जरूर है, परंतु वो इतनी शक्तिशाली है कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर सकते? सब चलो मेरे साथ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी उस चील की बच्ची का। सुंदरी, वो चील है, कालू कौवा नहीं, जो तुमसे डर जाएगी। मैंने एक योजना बनाई है, हमें क्या करना है, आप मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं जाकर आता हूँ वो चील के पास। कालू, कुछ हमें भी बताओ, क्या योजना बनाए हो तुम? कालू उन सबको अपना प्लान बताता है। फिर कालू चील के पास जाता है। आज तो दावत होगी मेरी, नरम नरम मांस खाऊंगी मैं। नरम मांस बहुत दिनों के बाद जो मिला है मुझे। मैं पहले इसकी आंखें खाऊंगी, फिर इसका दिल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुझे ही खा जाऊंगी।
चील आंटी, मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा रो रही होगी। मुझे खाने से आपको क्या मिलेगा? छोड़ दो आंटी, प्लीज। पागल, क्या मिलेगा मुझे तुझे खाकर? तुझे इतना भी नहीं पता, तुझे खाऊंगी ना तो मेरा पेट भरेगा, पेट। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील दीदी रुकिए, आप इस छोटे चिड़िया के बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद खराब ना करो। मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, आप मेरे पत्नी को खा लो। वो क्यों काले कौवे? अपनी पत्नी को मुझे क्यों खिलाना चाह रहे हो? कोई साजिश रच रहे हो क्या? आज मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जबान चलाती है वो मेरे सामने। इस चिड़िया के बच्चे को खाकर पेट भी नहीं भरेगा आपका। मैं अभी मेरी पत्नी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो तब तक इस चिड़िया के बच्चे को मेरे पास ही रहने दो। तुम जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। फिर कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। जल्दी चलो सुंदरी, मैंने उसका ध्यान भटका दिया है, तीर ठीक निशाने पर लग गया है। फिर कालू सुंदरी को साथ लेकर चील के पास आता है। वाह वाह, ये तो बहुत मोटी तगड़ी कौवी है। अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है इस काली कौवी को खाने में। चलो इस चिड़िया के बच्चे को लेकर जाओ यहाँ से, मैं चील दीदी का डिनर बनना चाहती हूँ। कौवी, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मुझे चील दीदी खा ले। फिर कालू सनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। चील बहन, आप मुझे खाना शुरू करें। बताइए आप पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेगी? हाँ हाँ, तुम ही बता दो किस हिस्से से तुम्हें खाना शुरू करूँ। फिर अपनी योजना के अनुसार कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे अरे चील दीदी, आप इस काली कौवी को क्यों खा रहे हो? इसे खाने से आपका रंग काला हो जाएगा। ये जितनी बाहर से काली है उतनी ही अंदर से भी काली है। फिर मैं तुझे खा लेती हूँ मोटे कबूतर। चल भाग यहाँ से, तू मुझे काली कह रहा है मोटे कबूतर। मुझे चील दीदी का डिनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चल भाग यहाँ से। चील दीदी, आप इस काली कौवी के बातों में ना आइए। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही मोटा है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। आप खुद देखकर ही फैसला करना, आप इनमें से किसे खाना चाहते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। कबूतर, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से जाओ अपने दोस्त को लेकर आओ। मैं भी तो देखूं कितना मोटा है तुम्हारा दोस्त। फिर कबूतर तुरंत वहाँ से जाता है और अपने दोस्त को अपने साथ चील के घर लाता है। कबूतर के दोस्त को देखकर चील दीदी के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में मोटा है और ताजा भी लग रहा है, इसका रंग भी सुंदर है। चलो जाओ यहाँ से, मैं जल्दी से इसको खा लेती हूँ। चील दीदी, आप मुझे अब नहीं खाएगी? नाना काली कौवी, क्या पता अगर मैंने तुझे खा लिया तो मैं काली हो गई तो? ना बाबा ना। कबूतर और सुंदरी कौवी वही दूर एक पेड़ पर छुप जाते हैं। चील दीदी रुकिए, अभी मुझे मत खाना। हाँ, वो क्यों ना खाऊं मैं तुझे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। बात यह है चील बहन, एक बार इसी चांद की रात में मेरे नाखून मोटे मोटे हो गए थे। कहीं ऐसा ना हो वो नाखून आप मुझे खाने के बाद आपको ना चुभे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
ठीक है, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार कर लूंगी। जब तक चांद छुप नहीं जाता मैं थोड़ा सो लेती हूँ। फिर चील को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती हैं। जैसे ही चील सोती है दूसरे पक्षी भी वहां आ जाते हैं और सब पक्षियां मिलकर घोंसले को उठा लेते हैं और उसे गहरी नदी में छोड़ देते हैं। चील पानी में डूबकर मर जाती हैं। वे सब बहुत खुश थे कि वे सब मिलकर चिड़िया के बच्चे को बचा लिया था। फुरफुरी नगर के जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल के सारे पक्षियां चिंतित थे क्योंकि उनके घर अभी तक नहीं बने थे। जंगल के सारे पक्षियां सुबह उठकर लकड़ियां ढूंढने जाते थे। मेरे बच्चों, बारिश का मौसम आने ही वाला है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियां लाती हूँ। अगर मैं देर से चली गई तो सारे जंगल की पक्षियां मजबूत लकड़ियों को लेकर अपना घर बनाना शुरू कर देंगी। अरे इतनी जल्दी सुबह हो गई। चल कालू, सोना तो बहुत हो गया। बारिश का मौसम भी नजदीक आ गया है। जल्दी से जाकर लकड़ियां ढूंढता हूँ। अगर मैं नहीं गया तो जंगल के दूसरे पक्षी सारे लकड़ियां ले जाएंगे। जल्दी चल कालू। अरे तोते, हर दिन सिर्फ लाल मिर्ची ही ढूंढते रहते हो। अब बारिश का मौसम आने वाला है। मिर्ची छोड़ो, लकड़ियां ढूंढो। मैं लकड़ियां ढूंढकर ले आता हूँ और यहीं पर एक अच्छा सा अपने लिए एक घर बनाता हूँ। बच्चों, मैं लकड़ियां ढूंढने जाती हूँ। पता नहीं मुझे मजबूत लकड़ियां मिलेंगी या फिर नहीं। अच्छा बच्चों, मैं लकड़ियां लेने जा रही हूँ। आप अपने घोंसले से बाहर नहीं जाओगे, वादा करो। रानी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। लूसी कबूतर भी लकड़ियां ढूंढने चली जाती हैं। लूसी को लकड़ियां ढूंढते वक्त पास में बहुत सारे लकड़ियां दिखाई देते हैं। वाह, इतनी सारी लकड़ियाँ! चलो इन सारी लकड़ियों को ले जाती हूँ। इससे मेरा एक घर तो आराम से हो जाएगा। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। लूसी कबूतर सारी लकड़ियां ले जाकर अपना घर बना देती हैं और उसमें आराम से रहने लगती हैं। रोज सुबह की तरह तोता भी लकड़ियां ढूंढने जा रहा होता है। तभी उसे एक जंगल के पार कुछ लकड़ियां दिख जाती हैं। चलो, आखिरकार मुझे लकड़ियां मिल गई है। अभी इन लकड़ियों को ले जाकर मैं भी अपना एक घर बना सकूंगा। फिर तोता भी अपना एक घर बना लेता है और उसमें रहने लगता है। फिर रानी चिड़िया और कालू कौवा दोनों अपने अपने घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे होते हैं। कितनी देर हो गई है, लकड़ियां तो मिल ही नहीं रही हैं। अब बारिश का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकती है। अब मैं क्या करूं? अचानक रानी चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कुछ लकड़ियां दिख जाती हैं। अरे वाह, मुझे लकड़ियां मिल गई हैं। इन लकड़ियों को ले जाकर अपने लिए एक घर बना लूंगी। रानी चिड़िया उन लकड़ियों के पास जाती है। कौवा भी लकड़ियां ढूंढ रहा था, मगर उसे कहीं पर भी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं लकड़ियां ढूंढ नहीं पाया तो मैं कहाँ रहूंगा? बारिश में भीगकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तभी कालू कौवे की नजर रानी चिड़िया पर पड़ती है। अरे रानी चिड़िया को लकड़ियां मिल गई है। लगता है सब पक्षियों को लकड़ियां मिल गई है, मगर मैं भी कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लकड़ियां मिल ही नहीं रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बारिश के वक्त में भीगता रह जाऊंगा। अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं घर नहीं बना पाऊंगा। लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, रानी चिड़िया से सारे लकड़ियां छीन लूंगा।
कालू कौवा रानी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। रानी चिड़िया, तुम मेरे लकड़ियों के पास क्या कर रही हो? तुम्हारी लकड़ियाँ? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं लकड़ियाँ ढूंढकर यहीं पर रखता हूँ और सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करके यहाँ से ले जाऊंगा। कालू भैया, आप झूठ कह रहे हो, ये लकड़ियाँ अभी अभी मुझे मिली हैं। रानी चिड़िया, तुम्हें पता नहीं है, चोरी करना बुरी आदत होती है, फिर भी तुम मेरे लकड़ियाँ चोरी कर रही हो। मुझे पता है, तुम बहुत शातिर हो, तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही होगी, इसीलिए तुम मुझे एक कहानी सुना रहे हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ रानी चिड़िया, मुझे लकड़ियाँ नहीं मिल रही है, अब लाओ ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। नहीं नहीं कालू भैया, मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे लकड़ियाँ नहीं दोगी तो मुझे छीनना भी आता है, इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे लकड़ियाँ दे दो। रानी चिड़िया कालू कौवे को वो लकड़ियाँ दे देती है और वहाँ से उदास होकर चली जाती हैं। अब जंगल के सारे पक्षियों ने अपना अपना मजबूत घर बना लिया था, लेकिन रानी चिड़िया को लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी। इसी वजह से रानी चिड़िया अपना घर बना नहीं पाई। फिर एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। सभी पक्षियाँ अपने अपने घरों में आराम से रहने लगे। रानी चिड़िया का घर अभी तक नहीं बना था। रानी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। हे भगवान, बारिश तो शुरू हो गई। इसी तरह से बारिश होने लगी तो मेरे बच्चे भीग जाएंगे और बीमार भी हो जाएंगे। मुझे अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। रानी की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जो कि अंदर से खोखला दिखाई देता था। रानी चिड़िया अपने बच्चों को वहां पर ले जाती हैं। पेड़ के अंदर अपने घोंसले को रखकर अपने बच्चों को बिठा देती है और खुद ही बारिश में भीगने लगती हैं। रानी चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो जाती हैं। बारिश रुकने के बाद वो डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल का घर देखकर रानी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। इतना बड़ा सेब का घर? आओ रानी चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? कल बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। तुम बारिश में क्यों भीगी? मुझे कहीं पर भी लकड़ियाँ नहीं मिली। मेरे बच्चों को एक पेड़ के अंदर घोंसले में बिठाकर मैं बाहर भीगती रही। उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं तुम्हें एक पानी वाला दवा देता हूँ। वो दवा तुम कौन से चीज पर डालोगी वो चीज बड़ा हो जाएगा। तुम एक काम करना, तुम एक कद्दू के ऊपर वो दवा डाल देना और वो कद्दू बड़ा हो जाएगा और वो तुम कद्दू को अंदर से खोखला बना दो और उसमें आराम से रहना। हाँ डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। रानी चिड़िया कद्दू पर पानी वाला दवा डाल देती है। वो पलक झपकते ही बड़ा कद्दू बन जाता है। रानी उसे खोखला बनाकर उसमें रहने लगती है। जंगल में जोरों से बारिश और हवा की वजह से सारे पक्षियों के घर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। अरे वो देखो, रानी चिड़िया का घर इतना बड़ा कद्दू से बनाया हुआ है। वो घर तो हिल भी नहीं रहा है। रानी चिड़िया, तुमने इतना बड़ा कद्दू का घर कैसे बना दिया? हमारे घर तो बारिश और हवा की वजह से उड़ गए हैं। अब हम सारे पक्षियाँ बेघर हो गए हैं और भीगने लगे हैं। अब हम क्या करें? हाँ रानी चिड़िया, हमें भी बताओ, तुमने ये घर कैसे बनाया? मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा कमाल तो डॉक्टर जी का है। डॉक्टर बुलबुल जी ने मुझे एक पानी दिया था। वो पानी मैंने एक कद्दू के ऊपर डाल दिया और छोटा कद्दू बड़े कद्दू में बदल गया। फिर मैंने उस कद्दू को खोखला बना दिया और उसमें मैं रहने लगी। तुम डॉक्टर बुलबुल जी के पास जाओ और उन्हें कहो कि तुम्हें भी वो पानी दे और अपना अपना घर बना लो।
वे सभी पक्षियाँ डॉक्टर बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल वैद्य जी, अब जोरों से बारिश होने लगी है। आप हमें वो पानी वाला दवा दीजिए जिससे हम हमारा घर बना सके। ठीक है, मैं पानी वाला दवा देता हूँ, लेकिन मैं इस कालू कौवे को पानी वाला दवा नहीं दूंगा। ये कालू कौवा बहुत ही ज्यादा बुरा है। इसने रानी चिड़िया की लकड़ियाँ छीन लिए थे। उससे रानी चिड़िया एक दिन पूरा बारिश में भीग गई थी। उससे बुखार भी आ गया था। इसे भी पता चलना चाहिए, ये भी भीगना चाहिए। सब पक्षियाँ अपने घरों में आराम से रहते हैं और कालू बारिश में भीगने लगता है। जैसी करनी वैसी भरनी।